हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। आज हम मिल रहे हैं एक सी सीरीज के एक नए वीडियो के बारे में, जहां हम बात करने जा रहे हैं किसके इंडियन जुडिशरी पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 की जब हम बात करते तो हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना था, उसकी शक्तियों के बारे में जाना था, अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये सब चीजें जो है हमने देखी थी। आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, तो हाई कोर्ट के बारे में, और साथ साथ सीरीज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये दो चीजों के बारे में जानेंगे, ठीक है। बेसिक टेक्निकलिटीज जो हैं, जैसे कि भाई अपील क्या होती है, अपीलिएट क्या होता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस चीज को बोलेंगे, ये सब ऑलरेडी हम किसमें पार्ट 1 में कवर कर चुके थे, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रखने जाएंगे, इसको बहुत ही फैक्चुअल रखने जाएंगे, और सीधे सीधा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली इस पूरे के पूरे पार्ट को पढ़ेंगे। जितनी भी टेक्निकलिटी थी, जितने भी टेक्निकल टर्म्स थे, सिविल मैटर क्या होगा, नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल, बेलेबल, ये सब चीजें जो है हमने पार्ट 1 में देख ली थी। अब हम बेसिकली पार्ट 2 में जो हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो काफी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करने जाएंगे, बेसिकली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके क्या है, एग्जाम पैटर्न है। चलिए, जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में, तो हाई कोर्ट बेसिकली क्या होता है, हाईएस्ट कोर्ट होता है किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में। क्या होता है वो, हाईएस्ट कोर्ट होता है किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में। मतलब उसी पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर क्या होगा, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहां पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। कैसी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब यूनिटरी फॉर्म में है, कोई अलग पावर ऑफ डिवीजन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हाई कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो हाईएस्ट कोर्ट हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, ठीक है। हाँ, ऐसे भी कुछ हमारे रूल्स है, नॉर्म्स है, कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी जो कि किसी को क्या, पार्लियामेंट को पावर देते हैं कि एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कहां हो सकता है, दूसरे स्टेट में भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे गोवा है। गोवा आपको पता है कि सबसे छोटा स्टेट है। गोवा के ऊपर महाराष्ट्र आ जाता है, नीचे आपका क्या आ जाता है, केरला, तमिलनाडु, केरला आ जाता है, ठीक है। देखो अब बेसिकली क्या है ना, तो बॉम्बे जो हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट, ये बेसिकली हाई कोर्ट है किसका, महाराष्ट्र का। बट सिर्फ एक गोवा जैसे छोटे स्टेट के लिए एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही डिटेल्ड जुडिशरी बनाना कहीं ना कहीं क्या है, किफायती नहीं है, आपके लिए इकोनॉमिकल नहीं है, साथ साथ इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। तो क्या हुआ है, बॉम्बे हाई कोर्ट को ही किसका जुरिस्डिक्शन दे दिया, गोवा का। दैट मींस गोवा में क्या होती है, बॉम्बे हाई कोर्ट की एक डिविजनल बेंच बैठती है, डिविजनल बेंच कहां बैठती है, गोवा में बैठती है। और गोवा के जो भी ऐसे केसेस है जो कि सीधा हाई कोर्ट में जाना चाहिए, वो कौन डील करता है, तो आपका बॉम्बे हाई कोर्ट डील करता है। कौन डील करता है, बॉम्बे हाई कोर्ट। सिमिलरली अदर हाई कोर्ट्स को भी क्या दी जाती है, यूनियन टेरिटरी के ऊपर जुरिस्डिक्शन दिया जाता है, कोई और अदर स्टेट के साथ में भी जुरिस्डिक्शन दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लक्षद्वीप की अब हम बात करें, लक्षद्वीप में जुरिस्डिक्शन किसका आता है, तो केरला हाई कोर्ट का आता है। ऐसी ही सही जब मैं बात करता हूं, चंडीगढ़ हाई कोर्ट हो गया, वो तो अपने आप में है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, दिल्ली के पास भी अपना हाई कोर्ट है, ठीक है। बट अगर यूनियन टेरिटरीज जो है, जैसे कि पुदुचेरी हो गया, दमन एंड दीव हो गया, दादरा नगर हवेली, ये सब जो हो गए, ये किसी न किसी और पर्टिकुलर हाई कोर्ट के अंदर ही इनका जुरिस्डिक्शन दिया गया है। चलिए बात करते हैं, हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन अ स्टेट, ठीक है। पार्लियामेंट बाय लॉ, ठीक है, पार्लियामेंट कौन करेगा, पार्लियामेंट बाय लॉ, ठीक है, कैन असाइन वन हाई कोर्ट फॉर 2 or more states, ठीक है। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन असाइन वन हाई कोर्ट फॉर 2 or more states, ठीक है। हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन अ स्टेट, ये हमने बात कर ही ली थी। जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट आएंगे इनके अंदर, जितने भी ट्रिब्यूनल्स आएंगे, ठीक है, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल, ठीक है, ये जितनी भी बॉडीज अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर कौन बैठेगा, हमारा हाई कोर्ट। कौन बैठेगा ऊपर, उनके हाई कोर्ट बैठेगा। हाई कोर्ट ही बेसिकली उनको एडमिनिस्टर करेगा और उनकी तरफ देखेगा, उनके जो भी काम है सुचारू तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, ये सब चीजों पे नजर रखेगा। जैसे कि सिमिलरली सेम केस है भाई, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठता है और हाई कोर्ट की पूरी प्रोसीजर जो होती है, पूरी की पूरी चीजें जो होती है, वो उसको प्रॉपर्ली क्या करता है, सुपरवाइज करता है। सिमिलरली हाई कोर्ट भी सबऑर्डिनेट कोर्ट की सीरीज, और कोई अगर क्वासी जुडिशियल बॉडी है जिसके पास सिर्फ सिविल कोर्ट की क्या बोलते हैं आप, डिसीजन लेने की पावर है, या फिर एक सिविल कोर्ट के हाई कोर्ट के इक्वालिटी पावर है, तो उन सब चीजों को कौन मैनेज करेगा, तो आपका हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। अब आप मुझे बोलोगे कि सर हमने जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करी थी, जुडिशरी के बारे में बात करी थी, हमने बात करी थी किसके बारे में, ट्रिब्यूनल्स के बारे में,
ठीक है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में मैंने एक बात करी थी कि इनके पास पावर इक्वल टू सिविल एस्पेक्ट ऑफ हाई कोर्ट। मतलब जो हाई कोर्ट के पास सिविल मैटर्स में पावर होती है, जितनी पावर होती है, सेम पावर किसकी होगी? ट्रिब्यूनल की होगी। और अभी मैंने आपको यहां पे ये बोला कि भाई साहब अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में ट्रिब्यूनल काम कर रहा है, कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी काम कर रही है, तो वो किसके अंडर आएगी? हाई कोर्ट के अंडर आएगी। तो आप कह रहे हो कि सर दोनों की पावर सेम है, बट यहां पे एक डिफरेंस आता है। हाई कोर्ट के पास सिविल के साथ साथ किसकी और पावर होती है? क्रिमिनल मैटर्स की भी पावर होती है, जो कि इन ट्रिब्यूनल्स के पास बिल्कुल नहीं होती। और ये ट्रिब्यूनल स्पेसिफिकली किसी एक पर्पस के लिए ही बनाए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रिब्यूनल बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल एनजीटी, ये एक ट्रिब्यूनल है, बहुत ही अहम है, ठीक है। तो अब ये किसके केस देखेगा? सिर्फ एनवायरमेंट रिलेटेड, ठीक है। वहीं अगर कोई हाई कोर्ट है तो वो एनवायरमेंट छोड़ के बाकी सारे केस देखेगा, क्योंकि एनवायरमेंट एक सिविल मैटर आ जाता है और उसके लिए ऑलरेडी एक स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी बना रखी है। तो ये डिफरेंस आ जाता है बेसिकली हाई कोर्ट की पावर और ट्रिब्यूनल की पावर ऑफ सिविल एस्पेक्ट। चलिए बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में और डिटेल में। तो नंबर ऑफ हाई कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 214 की, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। हर एक स्टेट के लिए बेसिकली क्या होगा? हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट होगा, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज कौन सा बोलता है? आर्टिकल 230 ये बोलता है क्या कि भाई एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन बेसिकली मतलब उसका पर्टिकुलर एरिया जिसके अंदर वो क्या करेगा? ऑपरेट करेगा, और जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो हाईएस्ट अथॉरिटी होगा, कैन बी एक्सटेंडेड टू यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के तहत बनाया जाता है, आर्टिकल 231 लाया जाता है कि जिसमें क्या बोलते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए भी एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। कौन डिसाइड करेगा? अगेन पार्लियामेंट करेगी, ठीक है। और कैसे करेगी? बाय लॉ, ठीक है। पार्लियामेंट बाय लॉ की ये कर सकती है कि एक ही पर्टिकुलर जो कॉमन हाई कोर्ट है वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट के बारे में कि कैसा कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे बनता है। तो आर्टिकल 216 की बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 216 क्या बोलता है? भाई साहब एक चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, और अदर जजेस, ठीक है, जो कि डीम फिट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब जितना प्रेसिडेंट को चाहे, जैसे कि हमने बात करी थी सुप्रीम कोर्ट में 1+34 था, यहां पे ऐसा कोई नंबर स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। जितने भी जज, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट्स आपको लगते हैं कि नहीं यार, अब कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें बहुत बड़ा हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में बात करें बहुत बड़ा हाई कोर्ट है, ठीक है, तो नंबर सब्सटैंशियल होना चाहिए। मतलब कम से कम 30 से 40 जज तो बैठने चाहिए अपार्ट फ्रॉम चीफ जस्टिस, ठीक है। बट अब जैसे जबलपुर हाई कोर्ट की बात कर लो आप, या जोधपुर हाई कोर्ट की बात कर लो, तो कंपैरेटिवली इनके पास लोड थोड़ा सा कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके पास लोड नहीं है, इनके पास केसेस नहीं है या इंपॉर्टेंट केस नहीं है, इनके पास भी बहुत इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं, इनके पास भी बहुत लोड है। बट हाँ, कंपैरेटिवली बात करी जाए तो जो हमारे कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, इनसे थोड़ा कंपैरेटिवली लोड कम है, राइट। तो अब ऐसे यहाँ पे जो हाई कोर्ट्स है वहां पे हो सकता हो 40 जजेस की या 34-35 जजेस की जरूरत नहीं हो, ठीक है। तो अगेन ये नंबर कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे, और अगेन उनके क्या रहेगा? ये स्वेच्छा पे रहेगा, ठीक है। चलिए आर्टिकल नंबर 217 बात करता है चीफ जस्टिस के बारे में, ठीक है, कैसे अपॉइंट करा जाएगा। तो रिकमेंडेशन देखो 1998 से पहले की मैं बात बताता हूं, ठीक है। 1998 से पहले की बात बताता हूं। तो पहले रिकमेंडेशन लगता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, ठीक है, और गवर्नर का, क्योंकि गवर्नर क्या है? बेसिकली स्टेट के यूनियन, या आप कह लीजिए स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड है, ठीक है। इन्हीं के नाम पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं। साथ साथ ये पर्सन क्या होते हैं? सेंटर के एक एजेंट के रूप में काम करते हैं स्टेट में, ठीक है। अदर जजेस की बात करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करा जाता था, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कंसल्ट करा जाता था, और गवर्नर की रिकमेंडेशन को ले लिया जाता था कंसिडरेशन में। अगेन अपॉइंट कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट, ठीक है। अपॉइंट कौन करेगा? तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे। रिकमेंडेशन किनकी तरफ जाएगी? इनकी तरफ से। 1998 के बाद में एक कॉलेजियम बनाया जाता है, एक अगेन पर्टिकुलर ग्रुप बनाया जाता है, जो कि क्या कंप्राइज करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर जजेस, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर जजेस क्या करेंगे? ये बेसिकली डिसाइड करेंगे कि कौन से हाई कोर्ट का कौन सा चीफ जस्टिस बनेगा, या कौन सा इंसान जो है वो चीफ जस्टिस
बनेगा। ठीक है, तो 1998 याद रखिएगा कि इसके बाद से हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हम किसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे चीफ जस्टिस की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। तो भले ही एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट करने की बात हो या आपके लिए अदर जजेस जो है, बाकी के जजेस जो है उनको अपॉइंट करने की बात हो, तो रिकमेंडेशन 1998 के बाद इनकी लगेगी। एक चीफ जस्टिस हो गए ऑफ इंडिया हो गए हमारे, और साथ में 2 सीनियर जज जो है सुप्रीम कोर्ट के। चलिए, आर्टिकल नंबर 219 बोलता है ओथ और अफर्मेशन के बारे में कि भाई इनकी ओथ और अफर्मेशन जो है वो कहाँ पे रहेगी, आर्टिकल नंबर 219 में रहेगी। साथ साथ 220 की बात करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर जज अगर रिटायर हो जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पोस्ट है, या तो वो कोई जज हो हाई कोर्ट का, या आप कह लीजिए वो क्या हो, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, तो रिटायरमेंट के बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सीधी सी कहानी की रिटायरमेंट के बाद जो है वो प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मतलब प्रैक्टिस ऐसा ये नहीं कि वो जाके लॉयर बन जाए, ठीक है, मैं सॉरी वो जाके किसी जज बन जाए, वो लॉयरशिप भी जो है अपनी जो सर्विसेज हैं एज अ लॉयर वो भी नहीं दे सकते। क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि उनको किसी एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव बॉडी का क्या बना दिया जाता है, हेड बना दिया जाता है। जैसे हमारी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो हो सकता हो कि उसका चेयरपर्सन बना दिया जाए। ठीक है, बट अगेन उसकी रिकमेंडेशंस, उसकी जो प्रोसीजर है वो बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर 221 बोलता है सैलरीज और अलाउंस के बारे में। अगेन कहां से निकलती है इनकी सैलरी अलाउंस, तो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आर्टिकल 222 किसके बारे में बात करता है, इनके ट्रांसफर के बारे में बात करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो मतलब अपॉइंटमेंट में नहीं बट ट्रांसफर में जरूर किसको कंसल्ट करा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को। ठीक है, चलिए आर्टिकल 223 की बात करते हैं तो उसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात आती है कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर चीफ जस्टिस साहब हैं हाई कोर्ट के, वो अपनी ड्यूटीज नहीं निभा पा रहे, मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया, वो बेचारे नहीं जा पा रहे, ऑफकोर्स सी बात है हर एक इंसान को रेस्ट चाहिए, उस केस में एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन होगा, वो प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, हाई कोर्ट के जज को, जो ऑलमोस्ट अगेन हम क्या करते हैं, ट्रेडिशन क्या फॉलो करते हैं, सीनियर मोस्ट का। तो अगर कोई सीनियर मोस्ट जज आता है हाई कोर्ट में तो जनरली उसको क्या बना दिया जाता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, तब तक के लिए जब तक वो अपनी ड्यूटीज, जो ओरिजिनल चीफ जस्टिस है वो अपनी ड्यूटीज रिज्यूम नहीं कर लेता। चलिए आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 224 के बारे में। ठीक है, 224 क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। अगेन ये पर्टिकुलर कंडीशन कब आती है, जब हाई कोर्ट में कोरम कंप्लीट नहीं हो पाता या कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ जजेस जो हैं वो नहीं हो पाते। इस केस में क्या होता है, एडिशनल और एक्टिंग जजेस जो है अपॉइंट करे जाते हैं। कौन अपॉइंट करेगा, तो प्रेसिडेंट साहब करेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या है, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। ठीक है, ऑफकोर्स वो क्या होने चाहिए, जो है पर्टिकुलर बंदे या जो बेसिकली जस्टिस साहब जो हैं जो अपॉइंट होंगे वो ड्यूली क्वालिफाइड तो होंगे ही होंगे, बट यहां पे एक चीज यह पेचीदा ये आ जाती है कि वो 2 साल से ज्यादा नहीं बन सकते, 2 साल या 62 साल की एज। ठीक है, मान लीजिए, क्योंकि बेसिकली इसका अपॉइंटमेंट का नेचर कैसा है, टेम्पररी नेचर है। ठीक है, परमानेंट नेचर नहीं है, इसलिए तो हम एडिशनल और एक्टिंग जजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 साल की तक जो है ये क्या हो सकते हैं, अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, या फिर 62 ईयर्स ऑफ एज तक अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 224A के बारे में बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस। ठीक है, 224A, देखो कभी भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कैपिटल आर्टिकल के आगे कैपिटल A ऐसा लिखा आ जाए ना, दैट मीन्स हमेशा अमेंड करा गया है। ठीक है, इस ए का बेसिकली ज्यादातर मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट होता है। ठीक है, चलिए तो अमेंडमेंट करके इसमें क्या बोल दिया गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एज हाई कोर्ट फॉर टेम्पररी पीरियड। ठीक है, अगेन नेचर कैसा हो गया इसका, टेम्पररी नेचर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर ऑफ हाई कोर्ट के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 215 क्या बोलता है, हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की जब हमने बात करी थी, अगेन सुप्रीम कोर्ट में इसमें हमने प्रॉपर्ली डिटेल में देखा था कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है। सबसे पहला क्या होता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, जो भी इसमें गवाह जो है, एविडेंसेस जो शो करे जाएंगे, वो सब किसके होंगे, इसकी इवन जो इसका डिसीजन है,
ठीक है, जो भी इसका जो डिसीजन आएगा, जिस भी डिक्री से आता है, जिस भी ऑर्डर से आता है, वो क्या होगा, वो एविडेंटरी वैल्यू का होगा। दैट मीन्स क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई और केस आता है तो उसमें जो पुराना डिसीजन है या आप कह लीजिए जो अदर केस रिलेटेड सा डिसीजन है, उस चीज को रेफरल दिया जा सकता है और वो एज एन एविडेंस काम करेगा। पहला तो होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये कि अपने आप में जो भी डिसीजंस हैं, जो भी उसकी प्रोसीडिंग्स है, वो एक एविडेंटरी वैल्यू होल्ड करे। दूसरा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर ये होती है कि अपने ही कंटेम्प्ट के लिए ये क्या कर सकता है, पनिशमेंट कर सकता है। पनिशमेंट, अब अगर पनिशमेंट वर्ड आया तो क्या दो टाइप की हो जाएगी, एक तो सिविल और एक क्रिमिनल। अगेन जो पैरामीटर्स हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़े थे, सेम पैरामीटर्स भी यही फॉलो होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है 225 के बारे में, तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करते हैं कि जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो काफी ब्रॉड है, बहुत ही आगे एक्सटेंड करता है। ठीक है, मैटर्स ऑफ एडमिरलिटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऑफ कोर्स की बात आ गई। एडमिरलिटी मतलब बेसिकली क्या हो गया कि कौन सी चीज ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कंसेप्ट नहीं करना चाहती। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अपने में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात आ गई। डिस्प्यूट रिगार्डिंग मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मान लीजिए एक कोई एमएलए है, ठीक है, वो किसी रॉन्ग मीन्स से इलेक्ट हो जाता है, बाद में आके उसका क्या होता है, डिस्प्यूट अराइज होता है कि भाई साहब ये जो एमएलए है, ठीक है, ये इंसान जो है, ये एक्स जो है, जो हमारे जीवन में बैठा हुआ है, जाता ही नहीं है, कुछ कर लो, सब्जेक्ट ले लो, निजी जीवन ले लो, ये एक्स कुंडली मार के बिल्कुल नाग की तरह बैठा है, नाग या नागिन की तरह बैठा है। ठीक है, ये पर्सन जो है, ये क्या होता है, रॉन्गली इलेक्ट हो जाता है। अब क्या होगा, इसको हटाने का जो भी चीज होगी, या फिर उसके मान लीजिए जो भी एविडेंसेस सामने लाए जाते हैं, उसको प्रोसेस कौन करेगा, उसको जज कौन करेगा, तो हाई कोर्ट करेगा। सिमिलरली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी जो होते हैं, अपने विधान परिषद की बात करते हैं, जो कोई स्टेट्स में, हमारे यहाँ पे 7 स्टेट्स में है, ठीक है, उनके भी इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो है, ठीक है, जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कौन करेगा, तो हमारा हाई कोर्ट करेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जब मैं बात करता हूं तो ये पावर किसके पास होती है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट साहब के पास ये पावर होती है। चलो, रेवेन्यू मैटर और एन एक्ट ऑर्डर्ड डन इन रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, यहां पे रेवेन्यू आ जाता है, और वहां पे जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो साफ साफ रेवेन्यू से अपने हाथ हटा लेता है। भाई साहब, रेवेन्यू मतलब स्टेट का और सेंटर की रेवेन्यू की बात आई तो हम बिल्कुल भी हाथ बिल्कुल नहीं डालेंगे। उसके लिए प्रॉपर फाइनेंस कमीशन बैठा हुआ है, प्रॉपर फाइनेंस ट्रिब्यूनल्स बैठी हुई है, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हाई कोर्ट जरूर कर सकता है कि मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, या मान लीजिए कोई सिटीज और सिटीज के बीच में होता है, तो एज अ रेवेन्यू मैटर और एन एक्ट ऑर्डर्ड डन इन रेवेन्यू कलेक्शन, जो रॉन्गफुली कलेक्शन हो जाता है, उसके केस भी कौन हैंडल कर सकता है, आपका हाई कोर्ट कर सकता है। तो हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ठीक है, मान लीजिए डिक्री मान की चलिए, या सुपीरियरिटी की बात कर लीजिए, सुपरिटेंडेंसी की बात कर लीजिए, तो ऑफ कोर्स नो डाउट हैंड्स अप, उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। बट कहीं ना कहीं जब शक्तियों की पावर की बात करते हैं या पावर्स के रिलेटेड बात करते हैं, तो हाई कोर्ट के पास डाइवर्सिफाइड पावर्स हैं। ठीक है, कैसे हैं वो आगे और देखते हैं। चलिए, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल एंड लीगल राइट्स। देखिए, अब यहाँ पे समझिए, फंडामेंटल राइट्स जब हमने बात करी थी तो ये क्यों दी जाती है, क्योंकि आप इंसान हैं, इंसान होने के नाते आपके कुछ पर्टिकुलर राइट्स हैं। लीगल राइट्स की जब मैं बात करता हूं तो लीगल राइट्स क्या होती है, लीगल राइट्स क्यों दी जाती है, क्योंकि आप एक किसी पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन हैं। जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी, ये क्या हो गई, आपकी लीगल राइट्स हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, आपकी लीगल राइट्स हो गई। फंडामेंटल राइट्स की जब मैं बात करता हूं तो ये एज अ ह्यूमन बीइंग आपको दी जाती है। साथ साथ यस, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसी भी हैं जो कि इंडिया में किसी फॉरेनर को दी जा रही है, जैसे कि राइट टू स्पीच, राइट। बट हाँ, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसी हैं इंडिया में जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को दी गई हैं, उससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अब देखो, कोई फॉरेन का, बाहर का आदमी यहाँ आकर तो वोट कर नहीं सकता, ही हैज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये क्या हो गया, उसका लीगल राइट हो गया। ठीक है, अगेन राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल हुआ करती थी, उसको चेंज करके कहाँ दिया गया, लीगल में डाल दिया गया। तो यहाँ पे क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने की गारंटी लेता है। ठीक है, बट यहाँ पे हाई कोर्ट क्या होता है, फंडामेंटल के साथ साथ जो आपकी लीगल राइट्स जो हैं उनको भी लागू करने की ये यहाँ क्या करता है, क्षमता अपने आप में रखता है। तो ये एक और डिफरेंस हो जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में। ठीक है, केसेस ट्रांसफर फॉर सबऑर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ लॉ और इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है, ठीक है, या इंटरप्रिटेशन की बात आ जाती है, तो ऐसे केसेस भी सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपने पास मंगवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से नहीं मंगवाएंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट से। बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास एंड दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, मद्रास एंड दिल्ली हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ हायर वैल्यू। इनसे ऊपर की अगर कोई बात होती जो कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाए, ठीक है, तो इन बेसिकली 4 जो हमारे जो इनिशियल सबसे पहले हाई कोर्ट बनाए गए थे, कौन से, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास और दिल्ली, इनके नाम आज भी यही हैं।
प्लीज बॉम्बे का नाम चेंज होकर मुंबई हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मुंबई हाई कोर्ट बोलोगे, वो बॉम्बे हाई कोर्ट ही है। नाम चेन्नई हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मद्रास हाई कोर्ट नहीं बोलोगे, चेन्नई हाई कोर्ट बोलोगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए, हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन एनी सिविल जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ हायर वैल्यू। सिविल मैटर अगर किसी हायर वैल्यू का होता है, ठीक है, तो रादर दैन गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट आप इन पर्टिकुलर 4 कोर्ट्स में भी जा सकते हो। इन 4 कोर्ट्स के पास पावर है कि किसी और पर्टिकुलर हाई कोर्ट के डिसीजन को सिविल मैटर में, ठीक है, याद रखिए क्रिमिनल मैटर में नहीं, सिर्फ सिविल मैटर में उसको पलट सकता है। आर्टिकल 226 के बारे में बात करते हैं तो रिट जुरिस्डिक्शन की बात आती है। अगेन रिट जुरिस्डिक्शन हमने क्या देखा था, किसको एनफोर्स कराने के लिए होती है, तो फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, उसको एनफोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जुरिस्डिक्शन निकाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत रिट जुरिस्डिक्शन दे सकता है या फिर उसको रिट निकाल सकता है। हाई कोर्ट की बात आती है तो हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट इशू करेगा, तो 226 के तहत करेगा। हाई कोर्ट के पास अगेन यहाँ पे एक पावर आ जाती है कि वो लीगल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए भी रिट जुरिस्डिक्शन का यूज कर सकता है, ठीक है, कैन इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स एज वेल। अगेन यहाँ पे ये पावर का डिफरेंस हमने को देखने को मिल जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं ज्यादा पावर दे रखी है हमने हाई कोर्ट को। चलिए, कैन ऑल्सो बी इशूड फॉर टेरिटरी आउटसाइड इट्स जुरिस्डिक्शन इफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस विद इन इट्स टेरिटरी। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट्स, किसी और की फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, मान लीजिए एमपी में करता है, ठीक है, और वो भाग जाता है कहां पे, आप समझ लो राजस्थान चला गया, ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, भले ही वो इंसान उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर हो, बट कॉज ऑफ एक्शन जो है, कॉज ऑफ क्राइम कह लीजिए, एक्शन कह लीजिए, वो यहां हुआ है, तो उसका डिसीजन भी उसको वहां पे राजस्थान हाई कोर्ट को या जोधपुर हाई कोर्ट को बेसिकली मानना पड़ेगा, और जो भी डिसीजन है उसको इंप्लाई करके या तो उसको वापस यहां भेज दें, या जो भी चीज है, जो भी प्रोसीजर है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द नेचर, वो होना चाहिए। चलिए, अपीलेट जुरिस्डिक्शन के बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 228। जो हाई कोर्ट है वो प्राइमरीली जो है ना, सबसे उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, अपील, ठीक है, इट्स अ कोर्ट ऑफ अपील। मतलब ये ज्यादातर सीधे जाके आप हाई कोर्ट में केस बिल्कुल दायर नहीं कर सकते, सीधी सी कहानी है। हाई कोर्ट में अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स हनन नहीं हो रही हैं, इन अदर केसेस आप बिल्कुल भी हाई कोर्ट में जाके कोई भी केस ऐसे दायर नहीं कर सकते। हमेशा बेसिकली क्या होगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट में केस दायर होता है, उसमें फाइल होता है, वो कोई डिसीजन निकालते हैं, और अगर आपको वो डिसीजन पसंद नहीं आता है तो आप उस डिसीजन के अगेंस्ट कहां अपील करोगे, तो इस हाई कोर्ट में अपील करोगे, ठीक है। तो इसलिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जब हम बात करते हैं कि प्राइमरीली क्या है, ये क्यों बनाया गया है, तो इट वाज मेड एज अ कोर्ट ऑफ अपील ओनली, ठीक है, अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट विद इन टेरिटरी। इट सीज बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर, दस इट इज वाइडर देन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो हम बेसिकली किसके बारे में बात करते हैं, सेंटर वर्सेस स्टेट के बारे में, स्टेट वर्सेस स्टेट के बारे में, कोई ट्रिब्यूनल हो गया उसका डिस्प्यूट या इस टाइप से, ठीक है। तो बेसिकली ये किस नेचर के हैं भाई, देखो एक स्टेट दूसरे स्टेट पे अपनी फोर्स तो भेज नहीं देगा, ठीक है, कि कल ना जीनोसाइड कर दो दूसरे स्टेट में, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि क्या है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उनको भारत के यूनियन ने ही बनाया है। आर्टिकल नंबर 1 ये कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब हम स्टेट बना सकते हैं, स्टेट हमको नहीं बनाएगा। यूएसए में क्या हुआ है, स्टेट्स ने मिलकर यूएसए को बनाया है। इंडिया में इंडिया ने जो फेडरेशन है, इसका जो सेंटर है, उसने स्टेट्स को बनाया, ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। चलो, तो इट सीज बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर। जब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं तो जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो केस लेता है, वो जनरली कौन से मैटर के होते हैं, तो सिविल नेचर के होते हैं, ठीक है, वो किसके होते हैं, सिविल नेचर के होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत सारे क्रिमिनल केसेस भी गए, उस केस में आप क्या कहेंगे, देखो हमेशा यस ऑफकोर्स सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस बहुत सारे गए हैं ऑफ क्रिमिनल मैटर, पर कभी भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट फाइल नहीं होते हैं, ठीक है। हमेशा क्या होता है, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में होता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अगेन स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू क्या कर सकता है, वो सीधे सीधे सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपने पास बुला सकता है, बट ओरिजिनली केस कहां फाइल होगा, सबऑर्डिनेट में होगा, ठीक है। इवन हाई में भी नहीं होगा, सबऑर्डिनेट में होगा, सबऑर्डिनेट से हाई जाएगा, हाई से सुप्रीम जाएगा, यही एक हिरार्की है जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। चलो, हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस किस मैटर में है, सिविल और क्रिमिनल दोनों के मैटर में। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट की जो पावर्स है, जो शक्तियां हैं, वो क्वाइट लार्ज हैं, या कह लीजिए लार्ज नहीं कहूंगा, वो क्वाइट वाइड है।
तो ये बेसिकली अब देखो कि क्या क्या है कि भाई हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं तो किस किस मैटर में आता है। सिविल मैटर की सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। फ्रॉम ऑर्डर्स और जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फाइन एक्सीडिंग दैन प्रिस्क्राइब। चलो अब ये समझो, क्वेश्चन ऑफ लॉ तो हम समझ गए कि भाई साहब अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है तो उस केस में हाई कोर्ट अपने पास बुला सकता है, ठीक है। अब ये देखो फाइन एक्सीडिंग देन प्रिस्क्राइब। अब ये फाइन वाला नो आई एम फाइन वो वाला फाइन नहीं है, ये आप पे पेनल्टी लगाने वाला फाइन है, ठीक है। मान लीजिए अब जब हम सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी अलग अलग सीरीज ऑफ कोर्ट्स देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर जज ने क्या कर दिया, उनके पावर से अधिक जाके, देखो मान लो उनके पास पावर कितनी है कि 3 लाख रुपए तक का फाइन लगा सकते हैं, उसने लगा दिया 6 लाख रुपए का फाइन। तो ऐसे मामले में क्या कर सकते हो आप, अपील कर सकते हो कहां पे, सीधा हाई कोर्ट में। ये सिविल मामला है, याद रखिएगा ये क्या है, सिविल मामला है, ठीक है। अगेंस्ट ऑर्डर और जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट इन एनी केस इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ लॉ, अगेन वही बात हो गई। अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता इन रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट इन फ्रंट ऑफ डिविजनल बेंचेस। मान लीजिए कि क्या होता है, आपके हाई कोर्ट ये वाले जो होते हैं ना, बड़े वाले हाई कोर्ट आपके, ये अगेन केस बुलवा सकते हैं किसी और पर्टिकुलर हाई कोर्ट से अगेंस्ट ट्रिब्यूनल ऑपरेटिंग विद इन इट्स टेरिटरी। ट्रिब्यूनल ऑपरेटिंग विद इन इट्स टेरिटरी के अगेंस्ट भी कहां आप सीधा कर सकते हो, आप सीधा सीधा हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। क्रिमिनल मैटर की बात करते हैं कि अगर मान लो पनिशमेंट कितनी हो, 7 या 7 से ज्यादा साल की हो, तो अगेन आप क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। इन केस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट समझो क्या है, कैपिटल पनिशमेंट इज बेसिकली डेथ पनिशमेंट, ठीक है। अगर इस कैपिटल पनिशमेंट किसी की मान ले सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो आपका सेशन जज साहब हैं, सेशन जज साहब ने क्या कर दिया, किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे दी कि भाई साहब अब देखो आपने इतना खतरनाक क्राइम करा है, आपको तो फांसी ही मिलेगी, और फांसी सुना के उन्होंने पेन की निब तोड़ दी, ठीक है। ये एक ट्रेडिशन है बेसिकली, किसी को भी जब फांसी होती है तो पेन की निब वहीं तोड़ी होती है ताकि उस कलम से और किसी को नुकसान नहीं हो। खैर एनीवेज, तो कैपिटल पनिशमेंट एग्जीक्यूट करने से पहले हमको हमेशा किससे अप्रूव होगी, वो हाई कोर्ट से अप्रूव होगी, ठीक है। मतलब सीधा ऐसा नहीं है कि यार आप मतलब सेशन जज साहब ने कर दिया कैपिटल पनिशमेंट दे दो, ठीक है। वो अप्रूव होगी कहां से, हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट उसको दोबारा जांचेगा, उसकी बारीकियां देखेगा। अगर हाई कोर्ट बोलता है कि नहीं यार ऐसा इंसान को तो फांसी ही लगनी चाहिए, मतलब हमारा भी डिसीजन ऑलमोस्ट सेम है, तो उस केस में अप्रूवल मिलेगा और फिर ही फांसी लगेगी। चलिए, केसेस स्पेसिफाइड इन सीआरपीसी 1973, ऐसे केसेस जो सीआरपीसी जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ठीक है, उसके में जो केस स्पेसिफाइड है, ऐसे केसेस को भी डायरेक्टली कहां ले सकता है, अपने अंडर ले सकता है। चलिए आगे देखते हैं, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस। पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस की बात करते हैं तो इसमें कौन सा मैटर आ जाएगा, सबऑर्डिनेट कोड वाला, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट वाला इसमें मैटर आ जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कोर्ट ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल फंक्शन अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन। द पावर ऑफ हाई कोर्ट इज वेरी ब्रॉड, अप्लाइज टू कोर्ट्स कमिंग अंडर अपीलिएट जुरिस्डिक्शन और नॉट। मान लीजिए भले ही वो कोर्ट अपीलिएट जुरिस्डिक्शन में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सुपरिटेंडेंसी है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी कौन देख सकता है या उसके बारे में भी कौन इनको सलाह दे सकता है, तो हाई कोर्ट दे सकता है, और वो की मैंडेटरी मानना। इट्स अ रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है, रिविजनल जुरिस्डिक्शन, अगेन अपने डिसीजन को रिवाइज हो सकता है। इट कैन बी सुओ मोटो। सुओ मोटो अगेन क्या हो जाएगा, अपने आप से स्वेच्छा से क्या करना, किसी एक पर्टिकुलर एक्शन को लेना। चलिए, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करते हैं तो कंसल्टेड इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर किसी मान लीजिए सेशन जज का, मुंसिफ का, फर्स्ट क्लास चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, इन सब का जो भी क्या मान लीजिए अपॉइंटमेंट होना है, तो उसमें कंसल्टेशन किसका आएगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का आएगा। मैटर इन कंट्रोल ऑफ पोस्टिंग, प्रमोशन, लीव एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट जज, जो कि हाईएस्ट जज होता है किसका, सेशन आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट का। विड्रॉ केसेस फॉर सबऑर्डिनेट कोर्ट इफ इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए रिसेंटली क्या चल रहा है कि भाई साहब एमपी में जो मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज की जो पोस्ट है उसमें आरक्षण बढ़ा दिया गया, ठीक है, जो हमारे ओबीसी भाई हैं उनके लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया। तो अगेन क्या हुआ, स्वर्ण उन्होंने केस फाइल करा सबऑर्डिनेट कोर्ट में, जिसको किसने, हाई कोर्ट ने बुला लिया अपने पास। क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ बन गया था कि भाई जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% के ऊपर जा रहा था, ठीक है। लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट, जितने भी ये लॉ बनाएगी वो सब इस पे बाइंड होंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट पे। चलो अब देखो सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में, पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है सबऑर्डिनेट कोर्ट का, समझना। अलग अलग क्या है सबऑर्डिनेट कोर्ट, बेसिकली क्या है, इट्स अ सीरीज कह सकते हो या मल्टीपल कोर्ट कह सकते हो। कलेक्टिवली इनको क्या बोल दिया जाता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। चलो अगेन एक क्या होगा, सिविल साइड होगा,
जो कि सिविल मैटर से डील करेगा, और एक क्रिमिनल साइड होगा जो कि क्रिमिनल मैटर से डील करेगा। ठीक है, क्रिमिनल मैटर में जो बेसिकली जज है वो सिविल के केस डील नहीं कर सकता और सिविल वाला क्रिमिनल का डील नहीं कर सकता, सीधी सी कहानी है। सबसे ऊपर की हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर सिविल में कौन होता है, तो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। हाईएस्ट लॉ जो ऑफिसर होगा सबऑर्डिनेट कोर्ट की सीरीज का, वो कौन होगा, सिविल साइड पे डिस्ट्रिक्ट जज होगा। क्रिमिनल साइड पे कौन होगा, वो सेशन जज। ठीक है, और ताज्जुब की बात यह है कि ये दोनों आदमी क्या है, सेम है, ये दोनों सेम पर्सन है। ठीक है, दैट मीन्स मान लीजिए कि भाई साहब अगर एक पर्सन है ए, ठीक है, वो क्या है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो जब ये ए पर्सन सिविल मैटर को डील करेगा तो इसको क्या बोला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज। अगर यही ए पर्सन क्रिमिनल मैटर्स को डील करेगा तो इसको क्या बोला जाएगा, सेशन जज। ठीक है, ये सिर्फ हाईएस्ट टॉप अथॉरिटी पे ही है, बाकी तो सब अलग अलग ही हैं। ठीक है, चलो, हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज हमने बात कर ली। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में तो हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन कोर्ट के बारे में बात करेंगे तो हेडेड बाय सेशन जज। दोनों पर्सन सेम है, जैसे जैसे ये बेसिकली अपना ड्यूटी निभाई जाएगी वैसे वैसे इनको डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाएगा या सेशन जज बोला जाएगा। नेक्स्ट आता है कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज। हम पहले सिविल साइड देखेंगे, कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज। ये क्या होता है, एक्सरसाइज अनलिमिटेड पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, मतलब ये कितना भी फाइन लगा सकते हैं, मतलब नो लिमिट। ठीक है, कोई भी लिमिट नहीं है इनके फाइन लगाने पे। ठीक है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास सिविल जज की बात करते हैं तो इनकी लिमिट ज्यादातर 3 लाख रुपए के आसपास की होती है। मुंसिफ और जूनियर सिविल जज की बात करते हैं तो 3 लाख से कम तक की, और छोटे मैटर्स जो होते हैं हजारों में निपट जाते हैं, वो सब कहाँ जाते हैं, आपके मुंसिफ या जूनियर सिविल जज के पास जाते हैं। तो ये हायरार्की होगी किसकी, सिविल साइड की। अब कोई केस आता है, जैसे मान लीजिए लैंड डिस्प्यूट का केस आता है। ठीक है भाई, आप में और किसमें, ये एक्स लैंड डिस्प्यूट हो गया, आपको आई गुस्सा करना, साले ने जीवन भ्रष्ट कर रखा है, इसने ऐसा कर रखा है मेरे साथ, वैसा कर रहा है, आपने उठाया लट और दिया बत्ती उसके सर पे, सर खुल गया। ठीक है, केस हो गया भाई साहब। अब ये डिस्प्यूट तो क्या है, लैंड डिस्प्यूट है। तो लैंड डिस्प्यूट एक ऐसा एक्सेप्शन आ जाता है केसेस में जो कि डिस्क्रेशन पे डिपेंड करता है इस जज के कि उसको किस में ट्रीट करा जाए। वो इसको सिविल केस में भी ट्रीट कर सकते हैं, वो इसको क्रिमिनल केस में भी ट्रीट कर सकते हैं। तो अगेन नेचर किसी पर्टिकुलर केस का कैसा होगा वो कौन डिसाइड करेगा, तो जज साहब ही डिसाइड करेंगे। चलिए सिविल क्रिमिनल साइड पे आते हैं हम। तो सबसे पहले सेशन जज की बात करते हैं। सेशन जज किसके, सेशन कोर्ट के हेड होते हैं। अगेन वही पर्सन का डिस्ट्रिक्ट जज भी होता है, सेशन जज भी सेम ही पर्सन होगा, कोई अलग नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, इनके पास क्या पावर होती है कि ये 7 साल तक की अप टू 7 ईयर्स की सजा दे सकते हैं। ठीक है, 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अगेन 3 साल तक के आ जाते हैं। फिर आता है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कब तक, 3 साल तक। ये है पूरा का पूरा हायरार्की। ये सब कोर्ट अलग अलग हैं, एक पर्टिकुलर कैंपस होगा, उसमें सब जजेस के कोर्ट अलग अलग बैठे जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक कोर्ट यहाँ है तो दूसरा कोर्ट 3 किलोमीटर बाद है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेशन कोर्ट जो है बहुत बड़े कैंपस में लगता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसकी, और उन्हीं में ये मिनिमम नंबर ऑफ कोर्ट्स तो होते ही होते हैं। हो सकता है उसमें फैमिली कोर्ट भी हो सकता है उसमें लोक अदालत भी हो। ये सब इनोवेशंस जो है ये हम जुडिशरी के पार्ट 3 में पढ़ेंगे कि फैमिली कोर्ट क्या होता है, लोक अदालत क्या होती है, परमानेंट लोक अदालत क्या होती है। ये सब चीज़ हम क्या करेंगे, जो इनोवेशंस हुए जुडिशरी में वो हम पार्ट 3 में देखेंगे। फिलहाल के लिए ये है आपका पूरा का पूरा क्या, आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट। अगेन क्या होता है, एक सीरीज होती है मल्टीपल कोर्ट्स की, जिसमें एक सिविल साइड होगा और एक क्रिमिनल साइड होगा। ठीक है, हेड की मैं बात करूं या हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज और कहाँ होगा, डिस्ट्रिक्ट जज सिविल कोर्ट में होगा और सिविल मैटर्स में होगा, और सेशन जज क्रिमिनल मैटर्स में होगा। और बाय चांस और बाय कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए, जो ये है बंदा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बंदा जब ये सिविल साइड के देखेगा, ये जस्टिस साहब जब सिविल साइड के देखेंगे, और ऑनरेबल जो आपके जज हैं वो जब सिविल साइड को देखेंगे तो उनको डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाएगा। जब ये क्रिमिनल मैटर्स को देखेंगे तो उनको ही सेशन जज बोला जाएगा। ये दो अलग पर्सन नहीं है। बाकी जितने भी जजेस हैं ये डिफरेंट पर्सन है। ठीक है, ये सेम पर्सन नहीं हो सकता, मतलब कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज और कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिमिलर नहीं हो सकता, ये एक पर्सन नहीं होगा, ये अलग अलग पर्सन ही होंगे हमेशा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, छोटा सा इंफॉर्मेशन हो जाता है, जो आपका सेशन जज है या डिस्ट्रिक्ट जज है कैन गिव कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट अभी अपन ने समझ ली, बट इट विल बी सब्जेक्टेड टू अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट बिफोर एग्जीक्यूशन। अपन ने ये बात भी क्या देख ली, पूरे हाई कोर्ट के टाइम पे देख ली। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्या, हमारी पूरी की पूरी इंटीग्रेटेड जुडिशरी।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इनोवेशंस के बारे में कि भाई हमने ऐसे पूरे 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, अमृत महोत्सव बना लिया, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए होंगे, कुछ ना कुछ हमने ऐसी चीज़ें करी होंगी जिनसे पब्लिक के लिए, बेनिफिट के लिए काम हुआ होगा। जस्टिस जो है एक बहुत ही भारी वर्ड है, उसको ग्रास रूट लेवल पे पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ तो इनोवेशन तो हुआ ही होगा। ये बात करेंगे किसमें, पार्ट 3 में। फिलहाल के लिए अगर आपको इस वीडियो को दोबारा देखना है तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप देखो अगेन यूट्यूब पे जाओ, फिल्टर में प्लेलिस्ट सर्च करो, वहां पे आप डाल दो मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मतलब इट्स अ लिटिल लेंदी प्रोसीजर, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा मतलब यार झंझट सा हो जाता है कि मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब उसको सरल बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। कहाँ आओ, सीधा आओ मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल साइट पे magnetbrains.com। ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर साइट पे आओगे आपके सामने ये पूरा का पूरा पेज खुल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत ही यूजर फ्रेंडली साइट है, तुरंत समझ जाओगे। देखो स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे देखो पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, देखो सीबीएसई आ गया पूरा का पूरा आपका, सीयूईटी आ गया, ठीक है, बिहार बोर्ड आ गया, हिंदी मीडियम बोर्ड आ गया, आईआईटी आ गया, नीट आ गया, ओलंपियाड आ गया, सब कुछ आ जाएगा यहीं पे, पूरा सेग्रीगेट होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करना, ओलंपियाड पे क्लिक करना। जैसे ओलंपियाड पे क्लिक करोगे बाय डिफॉल्ट बेटा ध्यान रखना ये क्लास 10th पे आएगा। आपको क्या चूज करना है, आपको क्लास 9th पे क्लिक करना है। जैसे इस क्लास 9 पे क्लिक करोगे आपके जितने टीचर्स हैं जो आपको ओलंपियाड के वेरियस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं क्लास 9 के, सब आ जाएंगे अपना अपना वॉच नाउ का बटन लेके। ठीक है, तो जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे अगेन एक पेज लोड होगा जो कि आपको थोड़ा ऐसा दिखेगा, जो कि यहाँ पे पूरी की पूरी कोर्स की डिटेल आ जाएगी। यहाँ नीचे देखो तो वॉच ऑल वीडियोस, मतलब सीक्वेंशियल लाइन में क्या हो जाएगा, जितने वीडियोस इस पर्टिकुलर सेक्शन में है वो पूरे के पूरे वीडियो सीक्वेंशियल तरीके से आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन कर लोगे तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे प्लस दिख रहा है। जैसे ही इस प्लस पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे डिटेल भी मिल जाएगी आपको पूरी पूरी। ठीक है, तो जैसे ही इस प्लस पे क्लिक करोगे अगेन एक छोटा सा ड्रॉप डाउन ऐसा खुलेगा जिसमें कि अगेन आप वीडियो के नाम पे भी क्लिक कर सकते हो, इट्स अ हाइपरलिंक, साथ साथ वॉच नाउ दिया ही हुआ है, साथ साथ टाइम भी आपको दिया ही हुआ है। तो जैसे इस वॉच नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने यूट्यूब प्लेयर वहीं खुल जाएगा। दैट मीन्स आपको यूट्यूब पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यूट्यूब पे रीडायरेक्ट नहीं करा जाएगा, कोई लिंक नहीं दी जाएगी कॉपी पेस्ट करने की। यूट्यूब प्लेयर विद सेम फंक्शनलिटी आपके सामने क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी छोटी सी पहल थी आपके एजुकेशन को और एक्सेसिबल बनाने के लिए और ईजी बनाने के लिए। आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ इस वीडियो को आप लाइक बिल्कुल करते रहिए, मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और दिल खोल के अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली फ्रेंड्स कजन्स सबके बीच में हमारा वीडियो शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।